हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत। हाल ही में एक न्यूज़ आती है कि यूरोपियन यूनियन में ईयू एआई एक्ट के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। बात जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आती है तो यूरोपियन यूनियन ही नहीं, काफ़ी सारे कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं और उसे प्रमोट भी कर रहे हैं। तो आज जो हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगी ये होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस। गवर्नेंस को कैसे बेटर बनाया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। अब आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे एआई के बेसिक्स के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। ये ऐसा इंटेलिजेंस है जो आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है, यानी कि पहले से अवेलेबल नहीं था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग बाय यूजिंग एल्गोरिथम्स। और अगर यही लेमैन टर्म्स में बात की जाए तो एआई का मतलब होता है कंप्यूटर्स और रोबोट्स को वो टास्क परफॉर्म करने के लिए ट्रेन करना जो आज तक ह्यूमंस के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे थे। अब बात आती है कि एआई ये टास्क परफॉर्म करता कैसे है। तो यहाँ पर सिंपल से 3 स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके एल्गोरिथम्स को ट्रेन किया जाता है। सबसे पहला स्टेप आता है यहाँ पर लर्निंग। एक्चुअल में डेटा फीड किया जाता है जिससे कि एल्गोरिथम्स या फिर कंप्यूटर जो हैं दे कैन लर्न अबाउट द इश्यूज़। दूसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग डेवलप की जाती है क्योंकि जो तीसरा स्टेप है वो रीजनिंग से ही जुड़ा हुआ है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है तीसरा स्टेप, वो एक्चुअल में बिना सेकंड स्टेप यानी कि रीजनिंग के अचीव नहीं किया जा सकता। तो जो 3 स्टेप्स हैं लर्निंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन तीनों को यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है और ये किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसे अगर गवर्नेंस में यूज़ किया जाएगा तो गवर्नमेंट एज वेल एज पीपल के बीच का जो गैप है वो फिल किया जा सकता है। गवर्नमेंट थोड़ा ईजिली एक्सेसिबल हो सकती है, बहुत अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं और सिटीजन्स की जो प्रॉब्लम है, सिटीजन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पे स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ में गवर्नेंस में एआई का यूसेज जो है बढ़ता चला जा रहा है। और एक सब्सटैंशियल एविडेंस ये है इसका कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो फेडरल एजेंसीज़ हैं 45% ऑफ द फेडरल एजेंसीज आर यूजिंग ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक्चुअल में बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम इंडिया के ऊपर बात करने के लिए कि एक्चुअल में इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ गवर्नेंस में कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत रिलेवेंट एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा डिटेल्ड एनालिसिस में जाने से पहले। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोल्हापुर का। कोल्हापुर इज़ अ सिटी इन महाराष्ट्र। यहाँ पर कैसे एआई का यूज़ करके एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ किया गया, पहले हम वो जान लेते हैं। एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग केस है। कोल्हापुर में रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते चले जा रहे थे और इन्हें कम करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हर एक स्टेप यूज़ करके देख लिया, लेकिन वो एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एंट्री होती है एक एनजीओ की। एनजीओ ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ में कोलैबोरेट करता है। पिछले 5 से 8 साल का डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब इस डेटा में बहुत खास बात है कि कलेक्ट क्या किया जाता है। इस डेटा में टाइप ऑफ व्हीकल एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जो टाइप ऑफ व्हीकल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है एज वेल एज जो एक्सीडेंट का एग्जैक्ट टाइम है, ये डेटा कलेक्ट किया जाता है पिछले 5 से 8 सालों का और इस डेटा को फीड किया जाता है एल्गोरिथम में। यहाँ पर आउटकम क्या निकलते हैं? आउटकम निकलता है उन वल्नरेबल या उन सेंसिटिव एरियाज़ का जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स जैसे ही उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर पाया जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी जाती है। पुलिसमैन की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी जाती है, ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाती हैं पुलिसमैन्स की। अब इसका फ़ायदा क्या होता है आप जानते हैं? इसका फ़ायदा ये होता है कि देयर इज़ 33% रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स। 33% तक एक्सीडेंट्स को कम किया जा सका। तो गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज का सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है। आइए हम डिटेल में देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को गवर्नेंस में और कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब सबसे पहले आता है गवर्नेंस का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एआई के जो भी एल्गोरिथम्स हैं
उनमें अगर डेटा फीड किया जाएगा तो ये एपिडेमिक आउटब्रेक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ के साथ ही अगर किसी एक सिंगल पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री को एल्गोरिथम्स में फीड किया जाता है तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड केयर के लिए जो मेडिकेशंस चाहिए वो भी एल्गोरिथम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रीज़न बीइंग यहाँ पर एक्यूरेसी जो होती है एल्गोरिथम्स की बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। साथ के साथ में जो डिजीज़ डायग्नोसिस है वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, यानी कि यहाँ पर टोटली विन विन सिचुएशन है। डिजीज़ आउटब्रेक को आइडेंटिफाई करना, किसी भी एपिडेमिक आउटब्रेक को आइडेंटिफाई करना, पर्सनलाइज्ड मेडिकल हिस्ट्री को यूज़ करके पर्सनलाइज्ड मेडिकेशंस को आइडेंटिफाई करना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स हैं उन्हें ऑटोमेट करना। तो बहुत सारे टास्क हैं जिनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है। और आप सोचिए, अगर पहले से ही हमें एपिडेमिक आउटब्रेक का आइडिया लग जाएगा कि अगर कोई भी सर्टेन एपिडेमिक है, इसका आउटब्रेक होने वाला है और ये किस एक्सटेंट तक जा सकता है, अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, एल्गोरिथम्स का यूज़ करके ये पता लगा लिया, तो हम जो प्रिवेंटिव केयर है उस पर कितना ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आउटवे करेंगे। दूसरा हमारा एस्पेक्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब सबसे पहले जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं उन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि आजकल जो फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन फिल किए जाते हैं। पहले तो ये नहीं होता था, आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करते थे, आप सबमिट करते थे, वो कोई भी जो क्लर्क होगा या जो भी ह्यूमन एम्प्लॉय होगा वो उसे आइडेंटिफाई करेगा, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था। आज की तारीख में सारे फॉर्म्स जो हैं ये ऑनलाइन सबमिट हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर स्मार्टली यूज़ किया जाता है तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो हैं ये ऑटोमेट किए जा सकते हैं। और अगर ये ऑटोमेट हो जाएंगे तो यहाँ पर दो फ़ायदे होंगे। पहला, टाइम बचेगा। दूसरा, क्योंकि ये सारे टास्क ऑटोमेटेड हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी होंगे। एजुकेशन में दूसरा जो बेनिफिट है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, करिकुलम डेवलपमेंट। इसके साथ के साथ आज की तारीख में हम कुछ और भी बेनिफिट्स इसके देख पा रहे हैं, जैसे कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में चैटबॉट्स डेवलप कैसे हुए एआई का यूज़ करके। अब ये चैटबॉट्स जो हैं कई बार ये बहुत सारे सवालों के जवाब दे देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अब सबसे जो बेटर एग्जांपल है चैट जीपीटी, आप देख लीजिए। एजुकेशन के लिए चैट जीपीटी बहुत सारे लोग अपने ऐसे राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, आंसर्स के लिए यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है चैट जीपीटी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखें तो बहुत सारे एम्पल ऑफ बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। जुडिशरी की अगर हम बात करें तो एआई का यूसेज जो है जुडिशरी में भी किया जा सकता है। किसी भी अक्यूज का डेटा फीड करके बेल देने के लिए एनालिसिस की जा सकती है, या फिर जजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कोई भी वर्डिक्ट देना है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की हेल्प ले सकते हैं, एल्गोरिथम्स की हेल्प ले सकते हैं। जुडिशरी में भी बहुत काम आसान किया जा सकता है या फिर थोड़ा सा सपोर्टिव हो सकता है जजेस के लिए। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत सटीक एग्जांपल है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है। तो सैटेलाइट डेटा, जो सोलर रेडिएशन का सैटेलाइट डेटा होगा, हम उसे एल्गोरिथम्स में अगर फीड करते हैं तो हमें सोलर एनर्जी की असेसमेंट मिल सकती है। अब इस असेसमेंट का फ़ायदा क्या होगा? एक्चुअल में ये काम मैनुअली भी किया जा सकता है, लेकिन एआई के थ्रू ये बहुत जल्दी होगा और एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। तो अगर सोलर एनर्जी का असेसमेंट हमारा प्रॉपर होगा तो हम उस सोलर एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। इसके अलावा एआई का यूज़ क्राइम एनालिसिस, लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर बहुत एक सटीक एग्जांपल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजी यात्रा को प्रमोट कर रहा है। डिजी यात्रा एक्चुअल में है क्या? फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी मीन्स इतना ज़्यादा डेटा फीड किया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर है या जो एल्गोरिथम है वो आइडेंटिफाई कर पाता है चीज़ों को। तो डिजी यात्रा भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है वो। तो लॉ एनफोर्समेंट के लिए, क्राइम एनालिसिस के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्मार्टली यूज़ किया जा सकता है। जैसे क्राइम रेट जो है अगर किसी सर्टेन एरिया में ज़्यादा है तो हम वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एआई का यूज़ करके। इसके अलावा जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं एआई का यूज़ करके। तो एआई एक्चुअल में लॉ एनफोर्समेंट और क्राइम एनालिसिस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में एम्पल ऑफ यूसेज हैं एआई के। एग्जाम्पल के लिए ग्रेडिंग के लिए, जो ग्रेन ग्रेडिंग है
एआई का यूज़ करके ग्रेन ग्रेडिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। हालाँकि यहाँ पर एम्पल ऑफ डेटा फीड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक वेबसाइट भी शुरू हुई थी, एक ऐप भी शुरू हुआ था, जिसमें अगर कोई भी फार्मर अपने ग्रेन का पिक्चर क्लिक करके और उस ऐप पर चेक करता है, तो उसे अपने ग्रेन की ग्रेडिंग पता पड़ जाती है। हालाँकि बहुत एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे क्योंकि जो डेटा सेट हैं, वो बहुत लिमिटेड थे। बट फिर भी एक ये भी यूसेज है एआई का एग्रीकल्चर में, जो ग्रेन ग्रेडिंग है उसके लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है और ग्रेड के अकॉर्डिंग फार्मर्स को उनकी रेम्यूनरेशंस मिल सकती हैं। दूसरा जो है मॉनसून को प्रेडिक्ट करने के लिए एआई का यूज़ किया जा सकता है। जो भी हमारा कुछ पिछले डेकेड्स का डेटा है, इंक्लूडिंग कोलैटिंग दैट डेटा विथ ग्लोबल वार्मिंग डेटा, हम बहुत एक्यूरेटली मॉनसून्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कितनी बारिश होगी, कितना डेफिशिएंट रहेगा, कितना डेफिसिट रहेगा, कितनी पानी की कमी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स डिसाइड कर सकते हैं। फार्मर्स को उन क्रॉप्स को सो करने के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत बेटर तरीके से एआई का यूज़ एग्रीकल्चर के लिए भी कर सकती है। और यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, अब सपोज़ अगर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को यूज़ किया जाता है, सो किया जाता है, और अगर बारिश मॉनसून के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर ली जाती है कि कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि फार्मर्स का यहाँ पर नुकसान होगा। तो एआई का यूज़ करके जब हम अगर मॉनसून को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं और ये एक्यूरेसी अगर 70-80% तक भी सही है, दैट मीन्स कि हम अपने फार्मर्स को ऐसी क्रॉप्स रिकमेंड कर सकते हैं जो कि कम पानी में भी फ्रूटफुल हो, उसका आउटपुट जो हो बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत ना पड़े, इसके बावजूद भी आउटपुट बेटर हो और फार्मर्स की जो इनकम है वो बनी रहे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्चुअल में हर एक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूसेज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट हो। हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा यूसेज है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात आती है चैलेंजेस की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्चुअल में चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है यहाँ पे प्राइवेसी का। प्राइवेसी कैसे एक अपने आप में चैलेंज है। अब हमने कुछ देर पहले बात की थी कि एक्चुअल में जो एल्गोरिथम्स हैं, इन्हें डेटा के थ्रू ट्रेन किया जाता है। जो लर्निंग जो स्टेप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो कैसे इनिशिएट किया जाता है, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स को फीड किया जाता है एल्गोरिथम्स में और उसके थ्रू रीजनिंग डेवलप होती है। तो इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा। और अगर हमें इतना सारा डेटा चाहिए तो हमें उतने ही लोगों की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। और क्या आपको लगता है कि आज के जो डेटा प्राइवेसी लॉज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, तो यहाँ पर जो डेटा प्राइवेसी लॉज हैं, बहुत से लोग अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहते। तो ऐसे में क्या प्राइवेसी पर इंट्रूड नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े डेटा सेट्स कैसे आएंगे अगर लोग अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहेंगे तो। और अगर बाई चांस लोग नहीं शेयर करना चाहते हैं या फिर करना भी चाहते हैं, इट डजेंट मैटर, अगर प्राइवेसी लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, वेल इन दैट केस डेटा यूटिलाइज होगा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेसी पर इंट्रूड तो किया जा रहा है, तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा यहाँ पर एक इशू आता है ये आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब जैसा कि हमने देखा एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर में बहुत सारे जो टास्क हैं ये ऑटोमेट किए जा सकते हैं। अब अगर टास्क ऑटोमेट किए जाएंगे, इसका मतलब है कि मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैन पावर की ज़रूरत नहीं है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट प्रमोट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे देखते हैं कि रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक एआई एजेंट लॉन्च किया जिसका नाम है डेबिन। और ये एक फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर डेवलपर है। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम इस एजेंट को दिए जाते हैं, एक्चुअल में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एप्लीकेशन है एआई एजेंट। बट इसे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टास्क अलॉट किए जाते हैं, ये उन्हें कंप्लीट करके देता है। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है, इट इज़ एआई एजेंट, इट इज़ नॉट ह्यूमन। इसका मतलब है कि इससे 24 घंटे काम करवाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका मतलब है कि एआई डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रमोट करेगा। काफ़ी सारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और अगर मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो प्राइवेसी के अलावा जो दूसरा चैलेंज आता है वो आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तीसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है डीप फेक का। अब जनरेटिव एआई यहाँ पर हमें एक टर्म जो है इसका यूज़ होगा।
जनरेटिव एआई एक्चुअल में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे वो वीडियोस या फोटोज़ बनाई जा सकती हैं जो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। दैट्स व्हाट इज़ जनरेटिव एआई। इसका मतलब है कि हम ऐसी वीडियोस और फोटोज़ बना सकते हैं जो एक्चुअल में कभी हुई ही नहीं या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यही है डीप फेक। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये फेक है, कंप्यूटर से बनाया गया है, ये रियल है, इसीलिए इसे डीप फेक कहा गया है। बहुत सारे एमिनेंट पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड स्टार्स के आपने देखे होंगे डीप फेक वीडियोस वायरल भी हुए हैं। तो डीप फेक एक बहुत बड़ा कंसर्न है। साथ के साथ बात जब आती है पॉलिटिशियंस की या फिर इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स की, तो ऐसे डीप फेक के वीडियोस को सर्कुलेट करके पब्लिक ओपिनियन बदला जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसका क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? वे फॉरवर्ड होना चाहिए एथिकल एआई। जैसे इंडिया ने एथिकल एआई के जो प्रिंसिपल्स हैं 2021 में रिलीज़ भी किए थे। तो एथिकल यूसेज ऑफ एआई मस्ट बी प्रमोटेड। और एआई की जो रिलायबिलिटी है, जो सेफ्टी है, उसे इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न बीइंग जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं एआई के, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन रिगार्डिंग एआई एंड गवर्नेंस। थैंक यू।